हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एकेडमी। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेटाबॉलिज्म। ओके, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल से मिलकर बने होते हैं। ओके, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग। ये केमिकल्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस। इनका अलग अलग क्लास होता है, साइज़ के अलग अलग साइज़ के होते हैं और इनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, ये कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं और कई बायोमॉलिक्यूल्स एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते रहते हैं। ओके, जैसे कि कई सारे एमिनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, या एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज लास्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ओके, तो दीज कन्वर्जन्स आर केमिकली रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो इन्हीं कन्वर्जन्स को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह देते हैं। There are thousands of metabolic reactions occurring in simultaneously inside all living organisms. ओके, सभी ऑर्गेनिजम्स में हज़ारों तरह के केमिकल रिएक्शंस एक साथ चलते रहते हैं। ओके, बी दे यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, या फिर मल्टीसेल्यूलर है जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। ओके, और ये मेटाबॉलिज्म ये एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन होते हैं, इनमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ओके, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म। सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं उन्हीं को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कभी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होता है। उसके लिए सेल्स होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो और नॉन लिविंग्स में सेल्स होता नहीं है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नेवर एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल्स के बाहर भी परफॉर्म की जा सकती हैं। ओके, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। व्हाट इज़ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन? अगर हम उसे इन विट्रो परफॉर्म करवा रहे हैं, मीन्स एक टेस्ट ट्यूब ली, वहाँ हमने सबस्ट्रेट लिया, एंजाइम लिया और वहाँ हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। वो सेल के बाहर होती है, एक टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है। इन आर टेस्ट ट्यूब इज़ नाइदर नॉन लिविंग और लिविंग। जो ये हम रिएक्शन सेल के बाहर करवाते हैं, इसको ना तो हम लिविंग कंसीडर करते हैं, ना ही नॉन लिविंग। ओके, hence while metabolism is a defining feature of all living organism without exception, इसलिए मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के बाहर हो रहा है उसे वो लिविंग थिंग नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन है। लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है क्योंकि ऐसा ही रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी होता है और ये बाहर भी कंडक्ट कराया जा रहा है, तो ये लिविंग रिएक्शन तो होता है बट लिविंग थिंग नहीं है। क्लियर? Hence cellular organization of the body is the defining feature of life forms. इसलिए cellular organization of the body ये हमारी बॉडी का डिफाइनिंग फीचर है। अगर सेल नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए सेल्स का होना, सेल्स का प्रेजेंट होना, ये एक लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग फीचर है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैरा।
Perhaps the most obvious technical complicated feature of all living organism is the ability to sense their environment or surrounding. ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक और बहुत ही खूबसूरत फीचर है अपने सराउंडिंग्स को सेंस करना, ओके, और उसके प्रति रिस्पॉन्ड भी करना। सारे की सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और ये चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, इन्हें हम स्टिमुलस कह सकते हैं, लाइक फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंस करते हैं, जैसे आइज़ हैं, ईयर है, नोज़ है, टेस्ट बड्स हैं, स्किन है, ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। Plants respond to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। जैसे लाइट है, कुछ प्लांट्स लाइट में ज़्यादा ग्रो करते हैं। वाटर है, वाटर कम ज़्यादा होने पे भी प्लांट्स अफेक्टेड रहते हैं। टेम्परेचर से भी अफेक्टेड रहते हैं। ओके, पॉल्यूटेंट्स, कहीं कहीं पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाते, एक्सेट्रा। तो दीज ऑल आर स्टिमुलस फॉर द लिविंग बींग्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, सभी के सभी सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। Photo period affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. फोटो पीरियड अफेक्ट करता है प्लांट्स को और एनिमल्स को भी। ओके, लिसन, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही ब्रीड करते हैं, जैसे शीप, गोट, हॉर्स, और ये प्लांट्स में भी होता है, लाइक सोयाबीन, रेडिश। ओके, तो ये सब सीजनल ब्रीडर होते हैं, जो कभी किसी का ब्रीडिंग सीज़न विंटर में आता है, किसी का समर, किसी का ऑटम में। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज़। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भी जागरूक रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। वी ऑल आर सेल्फ कॉन्शियस मीन्स हमें ये पता होता है हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, हमने क्या पहना है, हम कैसे दिख रहे हैं। ओके, हम अपने लिए भी अवेयर रहते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ, बट ये क्वालिटी और ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। Now the next line is consciousness therefore becomes the defining property of all living organisms. इसलिए consciousness सब living organisms में present होता है और इस तरह ये defining property बन जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स कभी conscious नहीं होती। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स का ही फीचर है। Now moving on to next para, when it comes to human being, it is all the more difficult to define the living state. जब हम लिविंग बींग्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफ़ाइन करना। कैसे? वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। अब यहाँ एक कोमा पेशेंट का एग्जांपल दिया गया है। एक कोमा पेशेंट है जो कि फुली सपोर्ट सिस्टम पर है, उसका ब्रेन डेड हो चुका है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। ऐसा पेशेंट जो कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकता, वो लिविंग है या नॉन लिविंग? ऑफकोर्स वो लिविंग है, हम उसे नॉन लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ओके, और मेटाबॉलिज्म एक लिविंग बींग्स का कैरेक्टर है। ओके, now clear. Now next line is, in higher classes you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. यहाँ पे interactions की बात की गई है। सभी के सारे के सारे living phenomena interactions की वजह से होते हैं। जो cells का आपस में interaction होता है उसकी वजह से
सारे लिविंग फिनोमेना होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़ आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स but arise as a result of interactions among the constituent cells. प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो उसके कंस्टिट्यूएंट सेल में जिन सेल से मिलकर वो बना है उसमें नहीं होती है। सेल के इंटरेक्शन से एक अलग ही प्रॉपर्टी बनती है। ओके, तो टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी अलग होती है और सेल्स की अलग होती है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेली but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle. ये ऑर्गेनेली जिस मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से बनी होती हैं उनके इंटरेक्शन से इनके इनमें जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो इनके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स की वजह से आती हैं। These interactions are result in emergent properties at a higher level of organization. इसी इंट्रैक्शन की वजह से कुछ हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स में जो कुछ हायर लेवल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका इमर्जेंस हुआ है। दिस फिनोमेना इज़ ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। ओके, इसी फिनोमेना की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई है। जैसे स्टार्टिंग में ऑर्गेनिज़म थे वो बहुत ही सिंपल थे, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म हो गया, उसकी एक ही सेल में बॉडी की सारी रिएक्शंस हो रही हैं। उसके बाद ऑर्गन्स बने, ऑर्गन सिस्टम बना। ओके, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, खुद ही रेप्लिकेट करते हैं, सेल्स डिवाइड करती हैं। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिंग सिस्टम capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on earth. ऑब्वियसली बायोलॉजी एक कहानी है लाइफ की। अर्थ पर कैसे लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई, कैसे ओरिजिनेट हुई। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक टू वन अदर। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पास्ट में थे, प्रेजेंट में और जो फ्यूचर में होंगे, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये सारे के सारे एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, इसको प्रोजीनोट कहते हैं। तो सारे बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस होता है, इनके जेनेटिक मटेरियल में फिर भी कुछ डिफरेंस होता है, बट इनका एंसेस्टर कॉमन है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, and we will discuss the next topic in next video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.